शिक्षा और लोकतंत्र का जो संबंध है वो बड़ा जटिल संबंध है। भारत की शिक्षा प्रणाली, खासकर स्कूली शिक्षा पर बात करते समय हमें बहुत ही कठिन सवालों से गुजरना होगा। और जो नई जो शिक्षा नीति मोदी सरकार ने लागू की है वो तो एकदम कुल मिला के शिक्षा का तंत्र ही धीरे 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 पूरी तरह से बाजार के हवाले कर देगी। मुश्किल यह है कि शिक्षा के कठिन सवालों पर देश में हमने लंबे समय से व्यापक स्तर पर सार्वजनिक बहस नहीं चलाई है। जो बहस चलती रही है वो खांचे बंद तरीके से चलती रही है। अब मोदी जी अपनी शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं तो जाहिर है कि सिर्फ वो चाहते हैं कि उनके पक्ष की बातें कही जाएं, वो नहीं चाहते कि खुल के दूसरी बातें कही जाएं। तो एक उत्सव धर्मी भाव से कुछ सेमिनार, कन्वेंशन, संगोष्ठियां, कुछ फीडबैक, सो कॉल्ड इंटरनेट फीडबैक, कुछ संसद से प्रस्ताव, विधानसभा से प्रस्ताव ये पास करा दिए गए और नीति लागू कर दी गई। लेकिन कोई शिक्षा नीति को लेकर सार्वजनिक बहस, खुली बहस, जिसमें विभिन्न मत मतांतर के लोग, विभिन्न समुदायों और विभिन्न जातियों के लोग अपने हितों को व्याख्यायित कर सकें, रख सकें, या कोई शिक्षा को लेकर बड़ा जन आंदोलन, हमने अभी तक नहीं देखा। सवाल यह है, क्या शिक्षा ऐसा विषय है जिस पर कोई सार्वजनिक तौर पर विभिन्न मत मतांतर के लोगों को रखकर विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, इनके प्रांगणों में बहस न की जाए, या सार्वजनिक मंचों पर या पार्क में या और दूसरी जगहों पर बहस न की जाए? शिक्षा नीति का प्रश्न क्या ऐसा प्रश्न है जिसको कि सिर्फ प्रधानमंत्री के पॉकेट से निकलना चाहिए और स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय में लागू कर दिया जाना चाहिए? ये जो मॉडल है, यानी शिक्षा नीति का पॉकेट मॉडल, मैं इसे कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा नीति का पॉकेट मॉडल बेसिकली शिक्षा विरोधी और शिक्षा को ध्वस्त करने वाला मॉडल है। हमने आज़ादी के बाद शिक्षा का जो ढांचा चुना और नीतिगत रास्ता चुना, उस समय भी निचले स्तर पर कोई बड़ी बहस नहीं हुई। बाद में 1990-91 में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के साथ नत्थी होकर हमारे शासकों ने जो शिक्षा का मार्ग चुना, उस समय भी जन बहस नहीं हुई। इस बात को कहने का मकसद यह है कि हमारा समाज जानता ही नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षा का क्या हाल है और उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। शिक्षा के विकास का नेहरू मॉडल पूरी तरह से अगर असफल नहीं रहा है तो कम से कम ये कह सकते हैं कि उसने एक हद तक शिक्षा के ढांचे के निर्माण में मदद तो की, लेकिन देश के हर कोने में, गांव में शिक्षा को पहुंचाने में वह मॉडल असफल रहा। ये एक वास्तविकता है। सीमित शिक्षा, सीमित चेतना और सीमित शिरकत, यही उस नेहरू मॉडल की विशेषता थी। लेकिन ऊपर सबको शिक्षा का नारा चलता रहा, और यही वह चीज है, जिस बुनियादी स्पिरिट है जिसको कि दूसरे तरीके से बाद की सरकारों ने भी लागू किया। क्या सीमित शिक्षा, सीमित चेतना और सीमित शिरकत से हम शिक्षा के जो लक्ष्य है, लोकतंत्र के जो लक्ष्य हैं, क्या उन्हें हम अर्जित कर सकते हैं? लोकतंत्र का लक्ष्य है एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समानतावादी समाज का निर्माण करना, और यही सबको शिक्षा का लक्ष्य भी है। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब सभी बच्चे स्कूल में जाएं और सभी बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा, यूनिवर्सिटी की शिक्षा सरकार मुहैया कराए। बच्चों के स्कूल न जाने का अर्थ है उन्हें मानवाधिकार से वंचित करना, उनके शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित करना। लेकिन हम इस पहलू पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि शिक्षा के जरिए मानवाधिकारों को हम कहां तक प्रसार कर पाए हैं या कर सकते हैं। बल्कि स्थिति तो अब इतनी बदतर हो गई कि आप शिक्षा की बात करिए, ह्यूमन राइट्स की बात मत करिए। शिक्षा को ह्यूमन राइट्स से एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और शिक्षा को उपभोक्तावाद से, पेमेंट दो और एजुकेशन लो, इस मुहावरे से जोड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है, मानवाधिकारों का जिस गति से
विकास हुआ है उस गति से उस पर तेज हमले भी हुए हैं, लेकिन मानवाधिकारों की चेतना का सामान्य शिक्षित और अशिक्षित समाज में उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। स्कूली शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं में स्कूली शिक्षा कभी नहीं रही, आज भी नहीं है। जो लोग आए दिन शिक्षा के निजीकरण की हिमायत करते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूली शिक्षा का समूचा बोझ उठाने या दायित्व पूरा करने में निजी क्षेत्र एकदम असमर्थ है। आज भी स्कूली शिक्षा का मात्र 10% नेटवर्क ही निजी क्षेत्र के दायरे में आता है, 90% क्षेत्र सरकारी स्कूलों के दायरे में आता है। यदि सारे देश में स्कूली शिक्षा के दायरे, सारे देश को स्कूली शिक्षा के निजी क्षेत्र के दायरे में लाना है स्कूली शिक्षा को, तो 90% क्षेत्र कैसे लाया जाएगा? या हम ये कहें कि यदि सारे देश में स्कूली शिक्षा के दायरे का विकास करना है तो उसके लिए हर साल तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए की मुद्रा सरकार को खर्च करनी होगी। लेकिन हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है या वे राजी नहीं है। अकेले बिहार को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रतिवर्ष तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इस स्थिति से एक अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं कि स्कूली शिक्षा की अवस्था बहुत बेहतर नहीं है। हमें स्कूली शिक्षा के विकास के लिए सही नीति, समुचित संसाधन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। आज ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पैरा टीचर या पार्ट टाइम टीचर बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। सारे देश में के स्कूलों में 3 लाख से अधिक पैरा टीचर काम कर रहे हैं। वहीं कॉलेजों और में तकरीबन 50% से ज़्यादा पदों पर पार्ट टाइम अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। यही हाल विश्वविद्यालयों का भी है। यानी देश का बहुत बड़ा हिस्सा ठेके पर काम करने वाले शिक्षकों पर निर्भर है या आधी अधूरी मजदूरी पर काम करने वाले शिक्षकों पर निर्भर है। यही दशा निजी क्षेत्र की है। वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाने के लिए एक ही उदाहरण बताना यथेष्ट होगा। पश्चिम बंगाल में कुछ महीने पहले टीईटी शिक्षकों की, यानी ये घटना बता रहा हूं मैं, तकरीबन ये 9 साल पहले की, टीईटी शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उस समय तकरीबन 22 लाख छात्रों ने आवेदन किया। राज्य सरकार को इस आंकड़े को देखकर परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा, इंटरव्यू संपन्न करने में तकरीबन 2 साल लगते। ये पहलू इसलिए ध्यान में लाया गया है कि शिक्षा का जिस रूप में विकास होना चाहिए उस रूप में विकास नहीं हुआ। एक अन्य फिनोमेना देखा गया इस बीच में। सन 1990-91 के बाद से देश में स्कूली शिक्षा का अर्थ ही बदल गया है। अब शिक्षा का अर्थ बच्चे के ज्ञान और क्षमता का विकास करना नहीं है। इसके विपरीत शिक्षा का अर्थ है प्रयोजन मूलक शिक्षा या साक्षरता, यानी बाजार की जरूरत के अनुसार पढ़ो, सीखो और बाजार में उतरो। अब साक्षर बनाने पर जोर है, क्षमता बढ़ाने पर जोर नहीं है। जबकि एक जमाने में शिक्षा का अर्थ था बच्चे की ग्रहण क्षमता और ज्ञान क्षमता का विकास करना। लेकिन इन दिनों ये दोनों काम शिक्षा प्रणाली ने छोड़ दिए हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे स्थिति बेहद खराब हुई है। अब प्रशिक्षित शिक्षकों को पैरा टीचरों ने अपदस्थ कर दिया है या पार्ट टाइम टीचरों ने। मसलन बिहार सरकार ने 1991 में घोषित किया कि स्कूल टीचर के लिए प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होगा। असल में 1980 के दशक में शिक्षा को साक्षर बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अपना सारे देश में चक्र पूरा कर चुकी है। आज सारे देश में तकरीबन 3 लाख से अधिक पैरा टीचर हैं। अब शिक्षा पर नहीं, साक्षरता पर जोर है। समूची शिक्षा व्यवस्था का वस्तुकरण हो चुका है। अब बच्चों को साक्षर बनाने पर जोर है, शिक्षा देकर उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर जोर नहीं है। जबकि शिक्षा का मकसद है छात्रों में बौद्धिक क्षमता, ग्रहण क्षमता, सामाजिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। आज ये सारे लक्ष्य किनारे कर दिए गए और नौकरी पाना ही प्रधान लक्ष्य है। यही वजह है कि अधिकांश छात्र समझ ही नहीं पाते कि समाज में सही या गलत क्या हो रहा है। वे तो मीडिया से संचालित होकर अपनी राय बनाते हैं, वे यूट्यूब से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं,
वे मीडिया को ही अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, और अब तो यूट्यूब सर्वे सर्वा है और गूगल सर्वे सर्वा है। मीडिया और खासकर विज्ञापन जनसंपर्क तो उनके लिए खुदा है। उनके हर वाक्य को, यानी गूगल के में लिखे हुए हर वाक्य को वे आप्त वाक्य मानते हैं। वे परीक्षा नहीं करते, वे बाहर उसकी पुष्टि नहीं करते कि वहाँ जो लिखा गया है वो सही है या गलत है। यही वजह है कि साक्षरता के आगे वे अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाए हैं। उनके पास डिग्री है लेकिन चेतना का स्तर साक्षरों के बराबर है। नई समझ यह बनाई जा रही है कि छात्रों को उपभोक्ता मानो, शिक्षा को सेवा क्षेत्र मानो। इस समझ ने छात्र की पहचान को उपभोक्ता की पहचान के जरिए अपदस्थ कर दिया है। शिक्षा का बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण किया है। शिक्षा को बाजार की ज़रूरतों के साथ जोड़ दिया गया है। इसके कारण शिक्षा का क्षय तो हुआ ही है, शिक्षकों का भी क्षय हुआ है। एक ज़माना था शिक्षक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, लेकिन आज कोई भी शिक्षक इस कोटि में नहीं है। अब शिक्षक भी एक माल है, स्कूल एक बाजार है और छात्र उसके उपभोक्ता हैं। प्राइवेट स्कूलों से लेकर निजी विश्वविद्यालयों तक छात्रों को उपभोक्ता की तरह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और उनसे हर सेवा के लिए पैसे लिए जाते हैं। इस समूची प्रक्रिया में छात्र शिक्षक के संबंध को खत्म कर दिया गया है। आज शिक्षकों पर दबाव है कि वे बाजार की ज़रूरतों और मांगों की पूर्ति के लिए पढ़ाएं। इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाओ जिससे छात्रों को नौकरी मिले, वे काम करें। काम करने को इतना महत्व दिया गया है कि सोचने विचारने के लक्ष्य को बहुत कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। इस क्रम में हमने कभी सोचा ही नहीं कि इससे देश ताकतवर बनेगा या कमज़ोर बनेगा, छात्रों का दिमाग कमज़ोर बनेगा या ताकतवर बनेगा। सवाल यह है कि हम लोकतंत्र के लिए नागरिक चाहते हैं या उपभोक्ता चाहते हैं। यदि उपभोक्ता के जरिए लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं तो लोकतंत्र की प्रकृति अलग होगी। यदि नागरिक के जरिए लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो लोकतंत्र की प्रकृति अलग होगी। उपभोक्ता और नागरिक में गहरा अंतर्विरोध है। उपभोक्ता अन्य के प्रति कोई सामाजिक सरोकार नहीं रखता, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, निस्वार्थों को सामाजिकता कहता है। इसके विपरीत नागरिक के निजी नहीं सामाजिक स्वार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। उसे अपने से ज़्यादा अन्य की चिंता होती है, यानी हाशिए के लोगों की चिंता होती है। लोकतंत्र के विकास के लिए हमें उपभोक्ता नहीं नागरिक चाहिए। लोकतंत्र कभी भी उपभोक्ता के जरिए समृद्ध नहीं होता, नागरिक और नागरिक चेतना के जरिए समृद्ध होता है। शिक्षा के सेवा के क्षेत्र में जाने और छात्र को उपभोक्ता बन जाने का प्रकारांतर से असर यह हुआ है कि छात्र शिक्षक का संबंध खत्म हो गया है। दूसरा, छात्र यानी उपभोक्ता हमेशा सही होता है, इस धारणा को बल मिला है। यही वह धारणा है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि शिक्षकों की भूमिका का छात्र मूल्यांकन करेंगे। यह असल में बाजार की मांग पूर्ति के गर्भ से उपजा प्रपंच है। तीसरा दबाव यह है कि शिक्षक वही पढ़ाएं जो छात्र को बाजार में खड़े होने में मदद करे, प्रतिस्पर्धा में खड़े होने में मदद करे। चौथा, यह भ्रम निकाल दें कि निजी स्कूल, निजी क्षेत्र में खुल रहे विश्वविद्यालय आदि शिक्षा के मंदिर हैं। ये तो तथाकथित नौकरी देने वाले संस्थान हैं, शिक्षा देना इनका मकसद नहीं है। निजी क्षेत्र में चल रहे विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूल आज तो शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर नहीं चल रहे। ये तो मीडिया निर्मित इमेज और जनसंपर्क अभियान और विज्ञापन के जरिए चल रहे हैं। ये कारपोरेट फंडिंग, अनुदान, व्यावसायिक हिस्सेदारी, मुनाफे और नियंत्रण पर आधारित है। इन संस्थानों में किसी भी स्तर पर लोकतांत्रिक संरचना और लोकतांत्रिक माहौल नहीं है और रिसर्च के लिए, आधुनिक दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है। देश में स्कूली शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। कक्षा 1 से 5 के बीच पढ़ाई के दौरान 20 में से पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 61% है। यही संख्या बिहार में 75% है। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है, यानी अनुसूचित जाति के तकरीबन 70% और अनुसूचित जनजाति के 78% छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं। आज भी 30% बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में 50% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। बच्चों को स्कूल से बाहर रखने का अर्थ है उनको मानवाधिकार से वंचित करना। इस प्रसंग में हम निजी और सरकारी क्षेत्र की भूमिका पर भी सोचें।
आज हकीकत यह है कि 90% स्कूल सरकारी क्षेत्र में है और मात्र 10% स्कूल निजी क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र में सब बच्चों को पढ़ाने की क्षमता ही नहीं है। मोटे तौर पर स्कूली शिक्षा का स्तर इससे बेहद खराब हुआ है। एक अन्य पहलू है जिस पर कि कायदे से सोचें, वो ये कि ये जो लोक शिक्षा व्यवस्था है, क्या इसका चरित्र बदला जाना चाहिए? हाँ, हमारा मानना है कि इसका चरित्र बदला जाना चाहिए। हमें एक लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के निर्माण की तरफ पहल करनी चाहिए। सवाल उठता है कि छात्रों को इतिहास, अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाएंगे तो क्या देश का विकास होगा या देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी? क्या विज्ञान सम्मत पाठ्यक्रम पढ़ाने मात्र से बेहतर व्यक्ति पैदा होता है? उत्तर होगा नहीं। वास्तविकता यह है कि हमारे पाठ्यक्रम छात्र, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था का सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ गहरा अंतर्विरोध है। हमारे शिक्षक छात्रों में से अधिकांश कभी सामाजिक न्याय के नजरिए से न तो समाज के बारे में सोचते हैं और न शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। हमने तो मैं या व्यक्तिवाद के आधार पर शिक्षा का समूचा ढांचा तैयार किया हुआ है। हम जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं वह सामाजिक यथार्थ से जोड़ता नहीं है। मसलन हमारे छात्र कहीं पर भी यह नहीं जान पाते आखिर गेहूं की बाली कैसी होती है, चमेली का पौधा कैसा होता है। प्रयोजन मूलक किताब और अंततः किताब ही उनके ज्ञान का सर्वस्व है। इसके कारण एक कमाऊ व्यक्ति तो शिक्षा बना देती है, सिस्टम के लिए आदमी बना देती है, लेकिन समाज के लिए नागरिक नहीं बना पाती। शिक्षा का आधार जब तक सामाजिक न्याय और नागरिक चेतना को नहीं बनाते, हम शिक्षा को बाजार के दबाव से मुक्त नहीं कर सकते। समाज में सर्वसत्तावादी राजनीति को हमेशा उपभोक्ता छात्र से मदद मिलती रही है। यही वह छात्र है जो अराजनीति की राजनीति कर रहा है और खुलेआम सर्वसत्तावादी राजनीति के साथ खड़ा नजर आता है। जबकि वैकल्पिक यानी लोकतांत्रिक राजनीति करने वालों के लिए यह जरूरी है कि वे छात्र को नागरिक बनाए, मानवाधिकारों की चेतना दें, उसे छात्र जीवन में, शिक्षा में राजनीति करने, शिक्षा के लोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रिया का अंग बनाने और लोकतांत्रिक राजनीति करने के लिए तैयार करें। आज बड़े पैमाने पर जिस संविधान विरोधी और धर्मनिरपेक्षता विरोधी चेतनाओं को युवाओं के एक बड़े समूह में सरेआम देख रहे हैं, यह असल में वही समुदाय है जो उपभोक्ता छात्र राजनीति ने तैयार किया है। मुश्किल यह है कि सर्वसत्तावाद की राजनीति करने वाले दोनों प्रधान दल, और उनमें भी खासकर कांग्रेस और बीजेपी ने खासतौर पर यह काम किया है कि उसने अराजनीति की राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया है और इसने पूरे के पूरे अकादमिक प्रवेश को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रवेश को उपभोक्ताओं के प्रवेश में और उपभोक्तावाद के अंग के तौर पर विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की है। इस पूरे ढांचे को ब्रेक करने के लिए छात्रों का लोकतांत्रिक राजनीति में शिरकत करना, पाठ्यक्रम का लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के और नागरिक चेतना के आधार पर ढांचा तैयार करना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप इस शिक्षा में उपभोक्तावाद को आप परास्त नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।